शाकुंभरी देवी का एक मंदिर है जहाँ पर एक व्यक्ति अपनी पत्नी, बच्चे, माता पिता और घर परिवार के साथ माता के दर्शन के लिए जाता है। वहाँ जाता है, दर्शन करता है। दोनों पति पत्नी दंडवत माता को प्रणाम करते हैं, दंडवत परिक्रमा लगाते हैं। परिक्रमा लगा कर के घर वापस आ जाते हैं। वो व्यक्ति रात में आकर के घर सो जाता है और सारा परिवार भी सो जाता है। सुबह में जो उनका बेटा होता है वो उन्हें यानी अपने पिता को जगाने के लिए सुबह सवेरे जल्दी उठ करके जाता है और पिता चारपाई पर सोए हुए होते हैं। पिता चारपाई पर सो रहे होते हैं, तभी बच्चा चादर हटाता है और चादर हटाते ही जोर से चीख पड़ता है। चीखने का कारण था पापा के बगल में एक सांप बैठा था और जो उसे फुहार मार रहा था। लग रहा था जैसे वो जो सांप है उसे ही डस लेगा। वो डर जाता है, घबरा जाता है और ज़ोर ज़ोर से चीखें मारने लगता है। पास में ही माँ अपनी दो बेटियों के साथ सो रही होती है। अपने बेटे की चीख पुकार सुनकर डर जाती है। डरने के बाद तुरंत भागी भागी कमरे में आती है। कमरे में देख करके वो जो सांप होता है उन्हें भी पुकारने लगता है और वो देख करके घबरा जाते हैं। घबराने के बाद ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू हो जाता है। घर परिवार वाले जाग जाते हैं। लोग ज़ोर ज़ोर से चीख रहे होते हैं। जहाँ तक चीखों की आवाज़ें जाती हैं वहाँ तक लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पता चलता है कि व्यक्ति को सांप ने काट लिया। लोग वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो ज़ोरों शोरों से वायरल होने लगता है कि एक सांप ने बदला लेने के लिए एक व्यक्ति को काट लिया, 10 जगह से सांप ने काट लिया। लेकिन जो सांप होता है वो वहाँ से हिलता भी नहीं है। मज़े से फ़ोटो खिंचवा रहा होता है और फ़ोटो की तरफ देख रहा होता है और वहाँ से ज़रा भी हिल नहीं रहा होता है, मानो कह रहा हो कि पहले मेरी फ़ोटो खींच लो और बाद में मैं तुम्हें बताऊँगा कि मैंने इसे नहीं काटा है। अब लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सांप एक जगह रुकता नहीं है, लेकिन ये सांप बैठा हुआ क्यों है आखिर। लेकिन बता दें कि मैंने जैसा बताया कि सांप अपनी बेगुनाही का सबूत दे रहा है कि भाई ये लोग ऐसे ही चिल्ला रहे हैं, मैंने इसे नहीं काटा है, लेकिन मैं ये बताने के लिए यहाँ रुका हुआ हूँ और मैं बता रहा हूँ कि मैंने इसे नहीं काटा, ये अपने आप मर गया है। अब लोग चिल्लाते हैं आसपास से। अब एम्बुलेंस को बुलाया जाता है, पति को उसमें डाला जाता है, एक सपेरे को बुलाया जाता है और सपेरा उस सांप को उठा करके जैसे ही देखता है तो वो कुछ बोलना चाहता है, लेकिन लोग उसकी सुनते नहीं हैं। वो कुछ सांप के बारे में बताना चाहता है कि वो सांप के बारे में कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन कोई उसकी सुनता नहीं है। लोग आनन फानन में कि भैया इसे अस्पताल जल्दी से लेकर चलो, पता चले कि ये बच जाए। लोग आनन फानन में उसे लेकर के जाते हैं। लेकर के जाने के बाद जिस डॉक्टर को दिखाया जाता है वो डॉक्टर कहता है कि मेरे पास इसका इलाज नहीं है। डॉक्टर को देख कर के कुछ संदिग्ध सा लगता है कि कुछ तो माजरा है। संदिग्ध लगने के बाद वो कहता है कि मैं इसका इलाज नहीं कर सकता, आप कहीं और इन्हें ले जाएं। अब जो लोग हैं वो आनन फानन में दूसरी जगह लेकर जाते हैं। वो व्यक्ति जो होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वो सांप का उपचार करते हैं, देखते हैं कि कैसे काटा और सांप का इलाज भी क्या करते थे। लेकिन जैसे उनके पास जाया जाता है वो बोलते हैं कि नहीं, अब मैं इन्हें नहीं बचा सकता, इनकी मृत्यु हो चुकी है। अब जो डॉक्टर थे जिनके पास वो पहले गए थे उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस को फ़ोन करने के बाद बताया गया कि जो ये मामला है ये सर्पदंश का नहीं लग रहा। ऐसा नहीं लग रहा कि सांप के काटने से व्यक्ति की मौत हुई है, क्योंकि जो व्यक्ति था उसके नाक में चोट का निशान है, गले पे चोट का निशान है और गाल पे भी चोट का निशान है। ये मामला कुछ और लग रहा है। आप आइए और आकर के तहकीकात कीजिए। पुलिस मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचने के बाद लाश को अपने कब्जे में करती है। कब्जे में करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो चौंकाने वाला खुलासा होता है। जो आज अब तक जो लोग कह रहे थे कि सर्प के काटने से यानी सांप ने 10 बार काटा, सांप ने डस लिया, सांप के डसने से उस व्यक्ति की मौत हो गई, सांप उसके नीचे दबा हुआ था, सांप फुकार मार रहा था, तो सोचने के बाद एक अचंभा होता है कि उस व्यक्ति को तो सांप ने काटा ही नहीं। उस व्यक्ति को तो सांप ने काटा ही नहीं। उसकी मौत तो गला घुटने से, दम घुटने से हुई है। सांप के काटने का तो कहीं पर निशान ही नहीं है। सांप तो काटा ही नहीं था।
तो ऐसा क्या था कि सांप का नाम आया, और क्या वो सांप सच में सही गवाही दे रहा था? क्या सपेरा कुछ बताना चाह रहा था? आखिर क्या था ये माजरा जो ये सारी की सारी घटनाओं को एक दूसरे से जोड़ रहा था, और फिर भी जोड़कर ये कड़ियाँ आपस में जुड़ नहीं पा रही थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ज्योति गौड़, और आज की सच्ची घटना है यूपी का एक ज़िला लगता है मेरठ, और मेरठ का ही एक थाना लगता है बहसुमा, और बहसुमा में ही जो एक गांव है वो है अमरापुर और सादात। अमरापुर सादात का एक जो गांव है वहाँ पर एक व्यक्ति रहा करता था, नाम था अमित। उसकी पत्नी थी रविता, जिनकी शादी अभी 8 साल पहले ही हुई थी। रविता जनपद मुजफ्फरनगर की रहने वाली थी, जिसकी शादी अमित जो मेरठ का था, बहसुमा क्षेत्र का रहने वाला था, उसके साथ हुई थी। 8 साल पहले शादी हुई थी। एक बेटा था, 2 बेटियां थी। खुशहाल परिवार चल रहा था। जो अमित थे वो एक टाइल्स लगाने का कार्य किया करता था, यानी मजदूर व्यक्ति था। थोड़ा गरीबी में जीवन जी रहा था, मतलब कुल मिलाकर उनका घर का गुजारा हो जाता था, खुशनुमा परिवार चल रहा था। अमित के साथ ही एक और उसका दोस्त था जो उसके साथ में ही काम किया करता था, जिसका नाम था अमरदीप। दोनों साथ में काम किया करते थे। साथ में काम करते थे तो लाजमी था है कि दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होती है तो घर आना जाना लगा रहता है, घर आते जाते रहते हैं। घर आते जाते रहते हैं तो उनकी पत्नी से मुलाकात होती है, रविता से, और बातचीत होते होते एक दूसरे के फ़ोनों के आदान प्रदान हो जाते हैं। आदान प्रदान होने के बाद दोनों में बातचीत का सिलसिला चलने लगता है। अब जो क्या होता है, जो अमित होता है वो शराब पीने का आदी होता है। वो शराब पीता है, शराब पी करके अपनी पत्नी से मारपीट करता है। मारपीट करते वक्त वो उसके साथ गाली गलौज करता है, यहाँ तक कि उसके सारे कपड़े उतार दिया करता था, और कपड़े उतार करके उसे मारा करता था। मारने के बाद उसे गालियाँ दिया करता था कि तुझे कोठे पर बिठा दूंगा, तुझसे धंधा करवाऊंगा। ऐसी ऐसी बेहुदा गालियाँ दिया करता था, जिससे उसके दिल को आहत पहुँचती थी, ठेस लगती थी। एक दिन उसे बहुत ज़्यादा कपड़े निकाले गए, बहुत तेज़ी से मारा पीटा गया और डराया धमकाया गया, गाली गलौज की गई। अब वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, सहमी हुई थी। तभी जो अमरदीप होता है उसका फ़ोन कॉल आता है। फ़ोन कॉल पे जब वो बात कर रहे होते हैं तो कहते हैं कि आज क्या हुआ है, आज आप कुछ उदास लग रही हैं, आज बात करने में भी ऐसा लग रहा है जैसे आप रोई हैं। तो वो उस समय दुखी होती है, और दुखी दुखी में वो अपना सारा जो दुखड़ा होता है वो अमरदीप को सुना देती है। अमरदीप को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसके साथ सहानुभूति करने लगता है कि आप घबराओ नहीं, आप डरो नहीं, ऐसा नहीं करो। वो उसे समझाता है। अब धीरे धीरे जहाँ उसे सहानुभूति मिलती है, सहानुभूति में वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। दोनों में दोस्ती हो जाती है, दोस्ती प्रेम में बदलती है। अब प्रेम इस कदर होता है कि दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बनने लगते हैं। धीरे धीरे सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन ऐसी बातें आम नहीं हुआ करती और ना ही छुपी रहा करती हैं, और अक्सर गांवों में तो ऐसी घटनाएं छुपी रह ही नहीं सकती। गांव वालों को पता चलता है, घर परिवार वालों को पता चलता है, उसके पति तक को शक होने लगता है कि आखिर ऐसा क्या माजरा है कि जब मैं घर में नहीं होता हूँ तभी मेरा दोस्त आता है। घर वाले भी सोचते हैं कि आखिर ये पीछे से ही क्यों आता है, अमरदीप पीछे से ही क्यों आता है, अमित के सामने क्यों नहीं आता। ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है, और एक दिन अचानक से जो अमित होता है वो घर पर आ जाता है, और घर पर आने के बाद वो अमरदीप और अपनी पत्नी को साथ साथ देख लेता है। उसका खून खोल जाता है। वो दोनों को एक साथ देख करके बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, और झगड़ा मारपीट इतनी बढ़ती है कि अमित के हाथ एक धारदार हथियार लगता है, और धारदार हथियार वो जोर से फेंक करके अमरदीप को मारता है। अमरदीप को जब हथियार से मारा जाता है, ये वाक़या रहा होगा 30 मार्च का। अमरदीप को जब हथियार मारा जाता है तो हथियार हाथ पर लगता है, और उसके हाथ में तहरा टाँके आते हैं। वो जैसे तैसे जान बचाकर वहाँ से उस समय तो भाग जाता है। भागने के बाद अब भी अमित उसका पीछा नहीं छोड़ता। 4-5 जो लोग होते हैं, गुंडे होते हैं, वो उसके पीछे लगा देता है और कहता है कि जहाँ भी मिले उसके हाथ पैर तोड़ दो, उसे पीटो। अमरदीप भागता है, भाग करके घर जाता है, घर का दरवाज़ा बंद करके बैठ जाता है। जो लोग भेजे जाते हैं वो दरवाज़ा खटखटाते हैं, बहुत देर तक खटखटाते रहते हैं, मगर
दरवाज़ा नहीं खोलता और वो लोग वापस आ जाते हैं। अब जो अमित होता है उसे बहुत भयानक गुस्सा आ जाता है, बहुत भयानक गुस्सा आता है। गुस्से में वो घर आता है, घर आकर के पत्नी के साथ मारपीट करता है और मारपीट करने के बाद वो बोलता है कि अब ऐसा ही रहा तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। और एक चीज़ बता देता हूँ कि अमरदीप को तो अब मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने सोच लिया है कि अमरदीप तो मेरे हाथों से मरेगा और इस काम में साथ मेरा तुम दोगी। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तुम दोनों मेरे हाथों से मरोगे क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब जो रवीता होती है वो सोचती है कि इस व्यक्ति ने मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना रखी है। मुझे मारता है, पीटता है, गाली गलौज करता है, रोज़ मारता पीटता है, लोगों के सामने शर्मिंदा करता है, कपड़े उतार करके मारता पीटता है, फिर गाली गलौज करता है। ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से क्या फ़ायदा, और फिर ये मुझे खूनी बना देगा और मेरे प्रेमी तक को मार देगा। तो क्यों ना इसे ही रास्ते से हटा दिया जाए। जो व्यक्ति इंसानियत के लायक ही नहीं है, ऐसे इंसान को ही क्यों ना रास्ते से हटा दिया जाए। अब वो अमरदीप का कॉल लगाती है और उसे बताती है कि जो अमित है वो तुम्हारी जान के पीछे पड़ा हुआ है और वो तुम्हारी जान लेना चाहता है। और मैं बता देती हूँ कि अगर हमने कोई कदम नहीं उठाया तो वो तुम्हें और मुझे दोनों को मार देगा। वो हम दोनों के लिए घातक सिद्ध होगा। अब अमरदीप होता है वो डर जाता है। वो बोलता है कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। वो कहती है कि ये हमें रास्ते से हटाए, उससे पहले हम इसे रास्ते से हटा देते हैं, मगर हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ये रास्ते से भी हट जाए और जो हत्या है वो हत्या ना लगे बल्कि हादसा लगे। अब वो कहता है कि ऐसा कोई प्लान तुम्हारी नज़र में है। वो कहती है अभी तो नहीं है, लेकिन मुझे सोचने का मौका दो, जल्द ही मैं कुछ सोच करके तुम्हें बताऊंगी। अब ऐसे ही 4 से 5 दिन बीत जाते हैं। वो लोग यूट्यूब पर अलग अलग तरीक़ों से कोई ना कोई हल सोचते रहते हैं। ऐसे ही वीडियो देखते देखते उन्हें एक हल मिलता है कि कभी कभी जब सांप काट करके निकल जाता है तो किसी को शक भी नहीं होता, लगता है सामान्य सा सांप ने काटा और व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब दोनों प्लान बनाते हैं कि हम भी ऐसा ही करेंगे, हम सांप को लाएंगे और सांप को ला करके छोड़ देंगे, सांप काटेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब सब कुछ ठीक चल रहा होता है। अब एक दिन शाकंभरी देवी के वो शाकंभरी देवी के यहाँ पे एक मंदिर होता है, वहाँ पर मन्नत मांगने के लिए पूरा परिवार जाता है, जिसमें अमित, उनकी पत्नी रवीता और उनके बच्चे, माता पिता, पूरा परिवार वहाँ पर जाते हैं और जाकर के दंडवत परिक्रमा लगाई जाती है, पूजा पाठ की जाती है और घर आ जाते हैं। जब रास्ते में आ रहे होते हैं तो रास्ते में ही रवीता अपने प्रेमी को फ़ोन लगाती है और फ़ोन लगा करके कहती है कि आज मेरे पति ने मुझसे फिर झगड़ा किया है और मैं आज तुमसे कह रही हूँ कि सांप का बंदोबस्त आज ही हो जाना चाहिए। अब जो अमरदीप होता है वो अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाता है और दोस्त के जरिए पता लगता है कि एक सांप का इंतजाम हो गया है। सांप जो होता है वो वाइपर प्रजाति का होता है। वाइपर प्रजाति का सांप एक ऐसा सर्प है जो काटने के बाद जब डस लेता है तो डसने के बाद अपनी जगह छोड़ देता है और जगह छोड़ने के बाद उस जगह रुकता नहीं है और वो बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है। ऐसा सांप उन्हें दे दिया जाता है 1000 रुपये में, सांप का सौदा वो 1000 रुपये में करते हैं। 1000 रुपये का जो सांप होता है, 1000 रुपये देकर सांप लिया जाता है, उसे एक थैले में डाला जाता है और वो वापस आ जाता है। अब रात का समय रहा होगा, सब सो गए। सोने के बाद जो पत्नी होती है दरवाज़ा खोलती है और अपने प्रेमी को अंदर बुला लेती है। सब घर में सोए हुए हैं और वो अपने प्रेमी को अंदर बुला लेती है। अंदर बुलाने के बाद जो अमरदीप होता है वो उसके हाथ पैर पकड़ता है और जो रवीता होती है वो उसका मुंह दबाती है और मुंह दबाने के बाद उसका गला घोट दिया जाता है। अब घर में ही सोए हुए लोगों को उसकी आवाज़ नहीं पहुंचती क्योंकि उसका मुंह भी भींच लिया जाता है और उसकी दम घुटने से मौत हो जाती है। अब जैसे ही सांप को रखा जाता है, अब रवीता डर जाती है कि कहीं ये सांप किसी और को ना खा जाए, तो उस थैले को आधा उसकी कमर के नीचे दबा करके थैली को खोल दिया जाता है और खोल करके वो दोनों अपने अपने रास्ते हो जाते हैं। रवीता जाकर के सो जाती है और अमरदीप को घर से भगा देती है। अब ऐसा ही सुबह तक होता है, लेकिन जो सांप होता है वो ना तो काटता है ना ही भागता है, वो उसी जगह बैठा होता है, मानो गवाही देने के लिए बैठा हो कि मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है, मुझे यहाँ ला करके बिठा दिया गया है, कोई तो आओ ताकि मैं किसी को अपनी गवाही दे सकूँ, फिर मैं चला जाऊँगा।
ऐसा ही होता भी है, सुबह होती है, सारे लोग आते हैं, लेकिन तब तक वो बैठा होता है, लोग फ़ोटो खींच रहे होते तो वो फ़ोटो खिंचवा रहा होता है। अब जब सपेरा होता है, जब ये पूछताछ की जाती है, पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आती है, तब पता चलता है कि जो मौत हुई है वो तो गला दबाने से हुई है, दम घुटने से हुई है, सांप ने तो उन्हें कहीं पर काटा ही नहीं है। तो अब जो सपेरा था, जो पहले बता रहा था, वो सपेरा बताता है कि जो ये सांप है, वाइपर सांप, ये बहुत जहरीला होता है, मगर इसके दांत तोड़ दिए गए हैं, जो जहर की थैली होती है वो निकाल दी गई है, मतलब ये डसने लायक ही नहीं है। मैं तब से आपको बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप लोग घबराए हुए इतना थे कि आप लोगों ने मेरी बात ही नहीं सुनी। ये सांप तो किसी को डस ही नहीं सकता, ये डसने लायक स्थिति में ही नहीं है, तो ये भला बेचारा क्या काटेगा। वो सपेरा उस सांप को लेकर के जाता है, वन विभाग टीम को दे दिया जाता है, वन विभाग टीम उसे जंगलों में छोड़ देती है। सांप तो अपनी गवाही देकर जा चुका होता है, लेकिन अब बात आती है यहाँ पर रविता की। अब वो बताती है कि कैसे प्रेम में आकर के उसने कोशिश तो पूरी की थी कि अपने पति को कटवा दूंगी सांप से और वो मर जाएगा, और मरने के बाद सारा इल्ज़ाम बेचारे मासूम सांप पर आएगा। लेकिन सांप भी बड़ा चालाक था, बैठा रहा, अपनी गवाही दी और गवाही दे करके वो चला गया। लेकिन हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि उनकी गवाही देने वाला कोई बैठा हो, ना ही कोई ऐसा अच्छा डॉक्टर होता है जो हादसे की जानकारी पुलिस में दे दे और पुलिस उस जानकारी के अनुसार कार्रवाई करे, क्योंकि इसमें पुलिस ने भी बड़ी तत्परता दिखाई और बहुत जल्दी से इस घटना को अंजाम दिया। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना या दुखी करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि ऐसी घटनाओं से सचेत रहें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।